हेलो बच्चों, इसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन पढ़ा था। हमने इसमें देखा था शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद ये पूरी प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु की संरचना भी कहते हैं। ओवरऑल कहें तो हमें अब शुक्राणु की या स्पर्म की संरचना देखनी है। नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो शुक्राणु की संरचना में इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सिर वाला भाग, दूसरा होता है नेक वाला भाग और तीसरा होता है मध्यखंड और उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है पूंछ। तो यहाँ पे बोलते हम 3 हैं लेकिन मिलते हमको कितने 4 भाग हैं, सिर, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ, जिसको हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं। सिर को हेड बोलते हैं, ग्रीवा को हम नेक बोलते हैं, मिडिल पीस या इसे हम मध्यखंड बोलते हैं और टेल या इसे हम पूंछ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको संरचना देखते हैं स्पर्म की। तो पहला पॉइंट है, यह एक हैप्लॉइड या अगुणित संरचना है। ध्यान देना बच्चों, ये एक नर युग्मक है और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसलिए शुक्राणु कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित संरचना होता है, जिसे हम एन से डिनोटेड या एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, यह एक नर युग्मक या मेल गैमीट है। तीसरा पॉइंट, इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना 4 भागों से मिलकर बनी होती है, अर्थात शुक्राणु या स्पर्म की संरचना 4 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है सिर, जिसे हम हेड कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है नेक या हिंदी में इसको ग्रीवा कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है मिडिल पीस, जिसे हम मध्यखंड कहते हैं। और चौथा पार्ट होता है टेल, जिसे हम पूंछ कहते हैं। अब इसकी संरचना अगर नॉर्मल देखें तो हेड वाली संरचना में देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं। एक तो ये नुकीली संरचना जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, दूसरा केंद्रक होता है। फिर इसके ग्रीवा वाले पार्ट देखें तो ग्रीवा वाले पार्ट में भी ये रेड कलर की 2 संरचना बनी हुई है। ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल कहलाते हैं या तारक केंद्र कहलाते हैं। ऊपर वाले को हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं, दूसरे वाले को हम डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। इसके अलावा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल को हम समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं और दूसरा वाला डिस्टल सेंट्रियोल को हम दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। इसके बाद मध्यखंड वाला भाग आता है। इस मध्यखंड वाले भाग में जो दूरस्थ सेंट्रियोल है एक लंबी तंतुनुमा संरचना बना देता है, जो आगे जाके एक फ्लैजेला की जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने में या मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो संरचनाएं दी हुई हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हमें पता है किसी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या ऊर्जा घर कहते हैं। तो अब ऊर्जा घर, तो इसको शुक्राणु को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। अब आगे की संरचना देखें तो आगे की संरचना में देखते हैं, थोड़ी और डीपली स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म की। तो पहला पार्ट है हेड, जिसे हम शीर्ष कहते हैं। ये ओनली हेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने देखा था हेड वाले पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नुकीला सिरा जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो हेड वाले पार्ट में देखें तो पहला पॉइंट है, इसमें एक अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक मिलता है। ध्यान देना बच्चों, इसमें हैप्लॉइड केंद्रक मिलेगा। हेड या शीर्ष वाला भाग देखें तो पहला पॉइंट है, इसमें एक अगुणित या हैप्लॉइड केंद्रक मिलता है। हैप्लॉइड केंद्रक है जिसे हम एन से डिनोटेड करते हैं। इसमें गुणसूत्री की संख्या 23 होती है। कितनी होती है, 23। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु या अगुणित कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्री की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। कितनी होती है, 23। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगुणित केंद्रक है। कैसा है, अगुणित केंद्रक। दूसरा, इसमें अग्रभाग में अग्रपिंड या एक्रोसोम मिलता है। ध्यान देना बच्चों, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जिसको हमने एक्रोसोम बोला इसे हिंदी में हम अग्रपिंड कहते हैं। तो हेड के आगे वाले भाग में एक नुकीली संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रपिंड या एक्रोसोम कहते हैं, जो एक पिंड की जैसी संरचना होती है। अब इसमें देखें तो ये हेड होता है, हेड के आगे वाले पार्ट में एक्रोसोम मिलता है और इसी एक्रोसोम में कुछ एंजाइम मिलते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, ये एंजाइम आगे जाके अंडाणु भेदन में हेल्प करते हैं। अब ये एंजाइम कौन से, तो 3 एंजाइम मिलते हैं। एक पहला ये हाइलुरोनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग, तीसरा जोना लाइसिंग एंजाइम। ध्यान देना बच्चों, ये तीनों की तीनों एंजाइम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं।
पहला है हायालुरोनिडेज एंजाइम, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग हार्मोन, तीसरा जोना लाइसिंग हार्मोन। ये तीनों की तीनों एंजाइम मिलके अंडाणु को भेजने में सहायता करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि एक्रोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एक्रोसोम का काम क्या होता है, तो अंडाणु को भेजने में सहायता करता है। अब यहाँ पे इसी के साथ एक नोट मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पहला पॉइंट है नोट में, एक्रोसोम क्या है, एक्चुअल में एक्रोसोम होता क्या है, तो हम इसके लिए सीधा सीधा बोलेंगे। इसके लिए हमने पिछले साल सेल चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था। सेल चैप्टर में हमने बहुत सारे कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स देखे थे। उन सेल ऑर्गन्स में अपन ने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, कौन सा, गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ा था, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा एक पढ़ा था अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इन सेल ऑर्गन्स को देखने से पहले देखें। ये पहली अपनी एक सेल है, क्या है, एक सेल है। कौन सी सेल है, ये स्पर्मेटेड सेल है, अर्थात शुक्राणु की कोशिका है। अब शुक्राणु की कोशिका देखें तो इस कोशिका में ये स्काई ब्लू कलर का न्यूक्लियस बनाया गया है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के जस्ट बाहर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात होती है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं इसको RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं होते इसको SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद देखें ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी आगे जाके लाइसोसोम या लाइन काय का निर्माण करती है। किसका, लाइसोसोम या लाइन काय का निर्माण करती है। इसी जिसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना दिया। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। लाइसोसोम का फॉर्मेशन मतलब सुसाइडल बैग का फॉर्मेशन करेगा, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सेल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं या उसको अपघटित करने में हेल्प करते हैं। बेटा जो हमने वो तीन एंजाइम पढ़े थे, ये वही एंजाइम होते हैं जो पाचक एंजाइम होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनता है शुक्राणु प्रसूव कोशिका या स्पर्मेटेड में गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना बच्चों, शुक्राणु प्रसूव कोशिका या स्पर्मेटेड में गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। किसका, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी आगे जाके क्या करेगी, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगी। और जब स्पर्मेटेड में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक अर्थात मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन होती है, तो यही लाइसोसोम स्पर्म के हेड में एक पिंड के रूप में जमा हो जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये एक्चुअल में क्या था, ये गोल्जी बॉडी था। गोल्जी बॉडी ने ये काय में कन्वर्ट हो गया, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, और लाइसोसोम में बहुत सारी पाचक एंजाइम थी। इसी संरचना को हमने ओवरऑल क्या दिया नाम, एक्रोसोम या अग्रपिंड नाम दिया है। तो आइए आगे पॉइंट देखते हैं। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि एक्रोसोम एक्चुअल में क्या होता है, एक टाइप का हम गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं या लाइसोसोम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं। कौन से, पाचक एंजाइम होते हैं। इस एक्रोसोम में 3 डाइजेस्टिव या 3 पाचक एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम हाइलोरोनिडेज एंजाइम, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग, तीसरा जोना लाइसिन। ये तीनों के तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर स्पर्म लाइसिन या स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं। अर्थात ये तीनों की तीनों एंजाइमों को मिला दें तो यहाँ पे ओवरऑल एक पॉइंट बनता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अब पॉइंट यहाँ पे आएगा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो 3 एंजाइम होते हैं, हाइलोरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग और जोना लाइसिन। फिर पॉइंट आता है स्पर्म लाइसिन का काम क्या होता है, तो ये अंडाणु को भेजने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें, ये एंजाइम जब ओवम के पास जाएंगे तो यह ओवम की आउटर लेयर को तोड़ देंगे। अर्थात ये जो ओवम होता है इसको यहाँ पे स्पर्म जाएगा और इसको इनकी ऊपर की जो लेयर होगी उसको भेद देगा। जैसे ये भेदेगा तो यहाँ पे जो केंद्रक था वो केंद्रक अंदर चला जाएगा। अब ये अंडाणु का केंद्रक और ये शुक्राणु का, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी, एक नई सेल बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो बच्चों ये अभी तक हमने क्या देखा, केवल हेड की स्ट्रक्चर देखी। किसकी, हेड की स्ट्रक्चर देखी। अब दूसरा पार्ट बनता है
नेक या ग्रीवा। नेक वाले पार्ट में हमने देखा था, नेक में 2 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं। कैसे कहते हैं? तारक केंद्र। 2 स्ट्रक्चर मतलब तारक केंद्र 2 होते हैं, एक तो ऊपर होता है और एक नीचे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना है एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये ऊपर वाला जो होता है ये न्यूक्लियस के पास में होता है, इसलिए इसको समीपस्थ तारक केंद्र या प्रॉक्सिमल सेंट्रोल कहते हैं। दूसरा ये दूर होता है, इसको हम डिस्टल सेंट्रोल या दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। अब समीपस्थ और दूरस्थ में देखें तो ये जो दूरस्थ होता है ये आगे जाकर एक तंतु या फिलामेंट बनाता है जिसे हम एक्सिलरी फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी फिलामेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बनता है अपना कौन सा? मिडल पीस या मध्यखंड। हमने देखा था इस मध्यखंड में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डिस्टल सेंट्रोल होता है जो आगे जाके मूवमेंट में हेल्प करता है, दूसरा सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम रिंग सेंट्रियोल कहते हैं या वलय तारक केंद्र कहते हैं, जो इसी में हेल्प करती है, काय में? मूवमेंट में हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखें मिडिल पीस का एक पॉइंट पढ़ लें। एक्सियल फिलामेंट माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, निकलता है। मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकण का पाई जाती है जो एनर्जी प्रदान करती है। जो क्या करती है? एनर्जी प्रदान करती है। काय के लिए? मूवमेंट या गति के लिए। लास्ट पॉइंट शुक्राणु का होता है टेल या एंड पीस। इसमें फ्लैजिला की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो बच्चों ये हमने ओवरऑल शुक्राणु की संरचना देख ली, स्पर्म की संरचना देख ली, जिसमें हमने सबसे पहले हेड पढ़ा, हेड के बाद हमने नेक पढ़ा, नेक के बाद हमने मिडिल पीस पढ़ा, मिडिल पीस के बाद हमने टेल या एंड पीस पढ़ा। आशा करता हूं बच्चों ये शुक्राणु की संरचना आपको समझ में आएगी। बोर्ड में देखा जाए तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु की संरचना को समझाइए या शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ध्यान देना है, 3-4 पार्ट में भाग में डिवाइड करना है। उसकी आंतरिक संरचना बताना है कि एक्रोसोम कहाँ पे था, एक्रोसोम के अंदर क्या थी, फिर न्यूक्लियस कैसा था, फिर सेंट्रियोल कितने थे, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे था। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती और यहीं से आपके नीट के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये वाला टॉपिक आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक होता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे आपको जो समझने में जो परेशानी हो रही है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों।